लास्ट सेशन में हम लोगों ने कॉस्टिंग में बेसिक्स देखे थे और मैंने कहा था आज हम लोगों को एक ही चीज पढ़नी है। कुछ चीजें मैनेजरियल डिसीजन से रिलेटेड कॉस्ट के बारे में डिस्कस करना है और कुछ हम लोगों को डिस्कस करना है वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। बताया था ये दो चीजें। अगर हम बात करें मैनेजरियल डिसीजन के बारे में तो मैंने बताया था कि पहली कॉस्ट है रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंस मींस pertinent to the decision at hand. Relevant costs are those expected future costs which are essential but differ from alternative course of action. हमने इसको देख लिया था। सम कॉस्ट वो होती हैं जो ऑलरेडी पास्ट कॉस्ट होती है, इनकर्ड कॉस्ट होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट बता दिया था। हाँ या ना, कहाँ यूज होता है? जहां कोई एग्जिस्टिंग यूनिट या बिजनेस होता है वही यूज कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इम्प्यूटेड कॉस्ट की बात करते हैं। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? ये हमारी इम्प्यूटेड कॉस्ट। अगर हम बोलें कि ढंग से सुनना, कहानी सुनोगे ना? नहीं। दो फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड ने सोचा चलो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोई दो ले लेते हैं। एक को ले लेते हैं राघव को, और दूसरा क्या नाम है बाबू? गौरव। अच्छा, ये दोनों पक्के दोस्त हैं। क्या हैं? फास्ट फ्रेंड हैं। लेकिन ऊपर ऊपर से अंदर से चिढ़ते बहुत हैं एक दूसरे से, जलन की भावना बहुत ज़्यादा है कि नहीं? तो राघव ने कहा हम तो अपना कोचिंग खोलेंगे, तो गौरव ने कहा हम खोलेंगे, अगर तुम खोल सकते हो तो हम भी पढ़ाएंगे। दोनों लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया। एक साल बाद दोनों मिले आपस में। राघव ने कहा और कैसा चल रहा है कोचिंग? गौरव ने कहा मैंने ना इस साल 1,00,000 रुपए कमाया है। तुमने कितना कमाया? राघव ने कहा हम 1,20,000 कमाए हैं। क्या समझते हो तुम? हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। अब गौरव के आंसू ना रुके, वो दौड़ा दौड़ा अपने सीए साहब के पास गया। सीए साहब ये क्या कमाल हो गया? कहते हैं क्या कमाल हो गया? कहता है कि हमारे पास तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक हैं, उसके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हैं, और हमारा प्रॉफिट 1,00,000, उसका प्रॉफिट 1,20,000, ये कैसे मुमकिन है? तो सीए साहब ने कहा एक बात बताओ कि तुम अपना इंस्टीट्यूट कहाँ चलाते हो? कहा वो मार्केट में। तो कहा रेंट लेकर कर। हाँ रेंट पर। और वो कहाँ चलाता है? वो तो अपने घर में चलाता है। भाई कहाँ चलाता है? तो उसको रेंट नहीं देना। यानी गौरव रेंट दे करके 1,00,000 कमाया और राघव बिना रेंट दिए 1,20,000 कमाया। तो सीए साहब ने पूछा गौरव से कितना रेंट देता है? तो उसने कहा तुम कितना रेंट देते हो? तो कहा इसने 5,000 रुपये महीना। चलो 3,000 रुपये महीना। तो सीए साहब ने कहा अगर वो भी रेंट देता तुम्हारे बराबर तो उसका प्रॉफिट इतने से माइनस हो जाता ना? बोलो ना। अगर राघव ने भी रेंट दिया होता इफ, तो उसका प्रॉफिट होता 84,000, और तुम्हारा तो रेंट देने के बाद 1,00,000 है, तो तुम्हारा प्रॉफिट तो 1,00,000 है। अब ये दांत दिखाते हुए मिठाई का डब्बा लेकर पहुंचा राघव के यहाँ। कहता है राघव ये ले। कहता है क्यों? कहता है मेरा प्रॉफिट 1,00,000 है, तेरा तो 84,000 है। अब राघव के आंसू ना गिरे, मतलब रुके ना। वो दौड़ा दौड़ा सीए साहब के पास गया। सीए साहब ये क्या हो गया? कहा क्या हो गया? गया उसी के पास कहा क्या हो गया? कहा कि हमारा प्रॉफिट 84,000 ऐसे ऐसे, उसका प्रॉफिट 1,00,000 ऐसे ऐसे। तो सीए साहब ने कहा एक बात बताओ। उसी सीए साहब ने कहा एक बात बताओ, तुमने जो पैसा लगाया है कैसे लगाया है बिजनेस में? इसने कहा लोन लिए हैं। और उसने कहाँ से लगाया था? उसने घर वालों से पैसा लिया था। तो इसका मतलब राघव तुम तो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो उस लोन पर।
उस लोन पर तुम, और वो तो इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं कर रहा। तो अगर गौरव भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया होता, इफ, कितना दे रहे हो, कहा 20,000, कहा माइनस कर दो। अगर यही इंटरेस्ट वो देता तो आज की डेट में उसका प्रॉफिट कितना होता, और तुम्हारा कितना है? अब तुम मिठाई ले जाओ। बात समझ में आई? देखो ना, फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ प्रॉपर रिजल्ट, फॉर द पर्पज ऑफ कंपेयरिंग टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स, we are needed to use those cost which were not actual। बेसिकली हमने उन कॉस्ट को कंसीडर किया है जो एक्चुअल तो है ही नहीं। इफ करके लिखा है, उफ नहीं, इफ करके लिखा है कि अगर ये कॉस्ट होती तो हमारा प्रॉफिट कितना होता। और अब आप सही डिसीजन पर पहुंचे हो दोनों को बराबर करके। दोनों को, एक का प्रॉफिट है दूसरे का प्रॉफिट कम है, तो ऐसे कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? दोनों को बराबर सिचुएशन में ला करके तो रखो, उसके बाद कंपेयर करो ना, तब तो पता चलेगा सही क्या गलत क्या। अब आप बोल सकते हैं ना, कि एक्चुअल में देखो तो राघव ने कमाया है गौरव के कंपैरिजन में 84,000 और गौरव ने कमाया 80,000, बात खत्म। बोल सकते हो नहीं बोल सकते? पक्का। लेकिन ये कॉस्ट लगी नहीं है, ये कहीं गया नहीं है। इसने इंटरेस्ट की कॉस्ट माइनस की लेकिन इंटरेस्ट दिया नहीं है, इसने रेंट का माइनस किया लेकिन रेंट दिया नहीं है। हाँ या ना? दीज आर नोन एज इंप्यूटेड कॉस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंप्यूटेड कॉस्ट। जो कॉस्ट तो हैं, एक्चुअल इनकर्ड नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर हम इंप्यूटेड कॉस्ट की डेफिनेशन लिखें, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम इन कॉस्ट को यूज करते हैं, डिसीजन लेने के लिए इन कॉस्ट को यूज करते हैं। एक्चुअल में ये इनकर्ड कॉस्ट नहीं होती। इज इट क्लियर? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इसको हम लोग कभी कभी एक और नाम देते हैं कैश कॉस्ट। जितना पैसा जेब से जाएगा आउट ऑफ पॉकेट, वही मेरी कॉस्ट है। जितना नहीं जाएगा दैट इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट। बात खत्म। जितना मैंने चाय पी, उसने कहा 20 रुपए दीजिए, मैंने कहा 15 ले लो, 15 में सब, दिस इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। मैंने कहा 25 ले लो, 5 रुपए अपने मन से दे दिया, दिस इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। जितना जेब से निकलेगा वही कॉस्ट का हिस्सा होगा। नॉन इनकर्ड कॉस्ट या नॉट एक्चुअली इनकर्ड कॉस्ट विल नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट। दैट्स इट। इज इट क्लियर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक कहानी और सुनो। क्या होता है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर एक्स
आज की डेट में सैलरी कमा रहा है 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख। मुझसे देखा नहीं गया, 1 लाख कमा रहा है। और चलो ये रेंट कमा रहा है, रेंट से 1 लाख रुपए कमा रहा है, घर पे बैठा रहता है, 1 लाख रुपए उसको रेंट मिलता है। हम दिन भर मेहनत करेंगे, वो दिन भर चारपाई तोड़े और 1 लाख कमा ले, किसको बर्दाश्त होगा? दोस्त को नहीं बर्दाश्त होगा। वो गया, मैं गया उसके पास, मैंने कहा तू क्या कर रहा है रे, तू तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, इतनी बढ़िया बिल्डिंग केवल 1 लाख रुपए कमा रहे हो। उसने कहा क्या करें? मैंने कहा मशरूम की खेती कर लो, इसमें खूब कमाई है आजकल, इसमें ये तरीका है, मैं बता दूंगा। ठीक है ना? वो भी ठहरा शाणा, उसने कहा ठीक है कर लेते हैं, पूरा हिसाब किताब ले लिया। और उसके बाद उसने मशरूम की खेती कैलकुलेशन किया, उसने कैलकुलेशन किया और उसको कैलकुलेशन से ये समझ में आया कि अगर वो बिजनेस कर देता है तो 1,20,000 कमाएगा। कितना कमाएगा? 1,20,000 कमाएगा आफ्टर डिडक्शन ऑल द एक्सपेंसेस। अब बताओ 1 लाख ठीक है या 1,20,000 ठीक है? जाना चाहिए या नहीं बिजनेस में? अरे बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं? अरे वो दोनों एक्सपेक्टेड जा सकता है, और अगर उसको घर बैठे मिल रहा है 1 लाख और वहाँ पे उसको, हम जान रहे थे ये जवाब आएगा, हम जान रहे थे। अब बोलो इसीलिए पहले 1,20 लिखा था। अब उसको उम्मीद है कि 1,50,000 रुपए वो अर्न कर लेगा। अब बताओ जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए। पक्का बात ना? हाँ या ना? क्यों जाना चाहिए? ये एक्चुअल अर्निंग है आज की डेट में, और ये एक्सपेक्टेड अर्निंग है। जाना चाहिए, हाँ या ना? आप लोगों ने कहा यस, जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? रीजन? कैसे डिसीजन लिया जाने का? अर्निंग ज्यादा हो रही है। कितने से? 50,000 प्लस हो जा रहा है 50,000। ये कौन सा कैलकुलेशन है भाई? आज तक हम लोग जानते थे सेल में से कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट आता है, हाँ या ना? ये तुम लोगों ने नया कौन सा फॉर्मूला इजाद किया है कि प्रॉफिट में से प्रॉफिट माइनस करो तो प्रॉफिट आता है, या रेवेन्यू में से रेवेन्यू माइनस करो तो प्रॉफिट आता है? ये कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, तुमने कहा सुनना ढंग से, क्या वर्ड बोला बच्चे ने? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू माइनस एक्चुअल रेवेन्यू। तो हम लोग तो ये जानते हैं ना कॉस्ट माइनस होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। क्यों? अरे बोलो ना, जानते हो क्यों? क्योंकि यही एक्चुअल रेवेन्यू हमारे लिए क्या बन गई? कॉस्ट बन गई। बिकॉज आई एम लूजिंग दैट कॉस्ट रेवेन्यू। मैं उस कॉस्ट को फॉरगॉन कर रहा हूं, मैं उस कॉस्ट को, उस प्रॉफिट को लूज करने जा रहा हूं। और जब मैं कोई प्रॉफिट लूज करने जाता हूं किसी दूसरे डिसीजन को लेने के लिए, तो वो रेवेन्यू मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्म ले लेती है। यानी अब ये एक्चुअल रेवेन्यू जिसको ताक पे रख करके, जिसकी स्टेक पर हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, नाउ दैट एक्चुअल रेवेन्यू शैल बी कंसीडर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बात समझ में आई? तो ये जो अर्निंग कमा रहे थे, अब कमा रहे थे क्योंकि अब हमें नया डिसीजन लेना है, तो उस डिसीजन के लिए इस रेवेन्यू को हमें लूज करना पड़ेगा। ये एक्चुअल रेवेन्यू मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का काम करेगी।
यानी अब हम इसको एक्चुअल रेवेन्यू ना बोल करके क्या बोलेंगे? पक्की बात है? कहीं कोई दिक्कत है? पक्का? अच्छा, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया, बताओ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? कितनी है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या है? 1 लाख। हाँ हाँ, तो मैंने सर्किल इधर बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लोग वही जवाब दोगे, ठीक है ना? हम अब किसको लूज करने जा रहे हैं? इसको लूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। बात समझ में आई? और ये हमारी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अब समझ में आया? तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे जरा देखो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, profit foregone in favor of alternative course of action is known as opportunity cost। जो प्रॉफिट हमसे छूट रहा है ना, जो हम प्रॉफिट भूल रहे हैं, वही मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट हम अर्न कर रहे थे वो हम छोड़ रहे हैं, फॉरगो कर रहे हैं, तो फॉरगो करने पर जो अब काम आएगा वो एक्चुअल रेवेन्यू मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि हम कोई दूसरा डिसीजन लेने जा रहे हैं जिसके कारण हमको ये रेवेन्यू लूज करनी है। तो डिसीजन लेने के लिए जो रेवेन्यू लूज करेंगे, उस डिसीजन के लिए वो रेवेन्यू हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का काम करेगा। इज इट क्लियर? आते हैं लास्ट, पीरियड कॉस्ट। इसको रहने दो 2 मिनट के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि हम लोग वही काम करने जा रहे हैं, अब ये पढ़ने जा रहे हैं। चलें, इसको समझने के बाद मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा, खत्म हो जाएगा पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। चलें आगे। क्या है ये? वेरिएबिलिटी के हिसाब से, सारे मजे इसी में ही आने वाले हैं। पहला वेरिएबल कॉस्ट, यही बताया था। दूसरा फिक्स कॉस्ट एंड थर्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जानते हो एक बहुत बड़ी चीज सीखने जा रहे हो इसमें। वेरिएबल कॉस्ट vary according to production। जो कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से वैरी करे वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से वैरी करे वो वेरिएबल कॉस्ट है। और कॉस्ट which tend to remain constant at all level of activity is ये फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है, नहीं समझ में आएगा। अब जरा मैं समझाऊं। हमारे पास जो यूनिट्स बन रही हैं, तुम लोग जवाब देना, सच सच जवाब देना। नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स 1, यूनिट 100, यूनिट 1000, यूनिट 2000 एंड यूनिट 5000। बस इतना ही लेकर चलते हैं, ठीक। जानते हो कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी? एक 2000 पर आ रही थी 10,000,
और 5,000 पर आ रही थी 25,000, यानी कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी 5 रुपये और 5 रुपये। हाँ या ना? यही तो बोलेंगे कि कुछ और बोलेंगे? अगर 2,000 यूनिट पर कॉस्ट 10,000 थी तो 1 यूनिट पर कॉस्ट कितनी? अगर 5,000 पर कॉस्ट थी 25,000 25,000 तो 1 यूनिट पर कॉस्ट कितनी? तो बताओ ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? बताओ भाई, ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? हैं? 5 रुपए। 5 रुपए 1 यूनिट पर हमारा फिक्स लग रहा है। अरे बोलते क्यों नहीं? ये कौन सी कॉस्ट है? इतनी मार खाओगे, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स है या वेरिएबल है? हैं? बोथ है ही कौन सा सिस्टम? ये मजाक कर रहे हो? तो हम कंफ्यूज हो गए भाई, कि कंफ्यूज कर दिए। बोलो, ये फिक्स है। ये कौन सी है? अरे क्या बोले, हम समझ नहीं पा रहे। ये छोड़ो, नहीं बताए। हाँ, आगे बढ़ने दो, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। हम आगे तो कंफ्यूज करें तुम लोग को, अभी तो बहुत बचा हुआ है कंफ्यूजन का। अच्छा, मैंने कहा कॉस्ट हमारी 20,000 है और 20,000 है। कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए है और 4 रुपए है। अब ये बताओ, फिक्स कौन सा, वेरिएबल कौन सा? जो यूनिट है ऊपर 2,000 5,000 वो फिक्स है। यूनिट कहाँ से फिक्स होता है? गलत बोल रहे हो। ये बताओ, ये फिक्स है या वेरिएबल? ये फिक्स है या वेरिएबल? बस इतना होता है। कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल है क्योंकि चेंज हो रहा है कॉस्ट और। हमें बताओ, ये ए वाला फिक्स है या बी वाला फिक्स है? बस इतना बता दो। ए वाला फिक्स है, एक ने कहा ये फिक्स कॉस्ट है, और बी वाला? अरे बी वाला है। अब हम बोले, सोच लो बाबू, कितना कंफ्यूजन होता है, कितनी छोटी चीज, और सारा कमाल इन्हीं चीजों का है। ढंग से सुनना, 2 मिनट केवल ध्यान से सुनना। फिक्स कॉस्ट विच टेंड टू रिमाइन कांस्टेंट, मैंने क्या लिखा? जिसकी आदत होती है बराबर रहने की एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज नॉट एक्टिविटी, एक्टिविटीज तुम लोग लिख देना, प्लूरल है, ठीक? एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटीज, कॉस्ट विच टेंड टू रिमाइन एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटीज, ये है। चाहे तुम 2,000 यूनिट बनाओ, चाहे 20,000। नहीं सर, समझ में नहीं आया, आप कुछ और तरीके से समझा सकते हैं तो समझाइए। चलें? यहां मैंने लिख दिया यूनिट्स और यहां मैंने लिख दिया रुपीस। बोलो, 1 यूनिट बनाई तो 5 रुपए। ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट। 2 यूनिट बनाएंगे तो सॉरी 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए। 2 यूनिट बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 10। 3 यूनिट बनाएंगे 15, 4 यूनिट बनाएंगे, 5 यूनिट बनाएंगे, 6 यूनिट। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएगी कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही है कॉस्ट बढ़ रही है। दूसरा, यूनिट है, कॉस्ट है। 100 यूनिट बने, 500
100 यूनिट बने, 500 यूनिट्स बने, 1000 यूनिट्स बने या 2000 यूनिट्स बने, कॉस्ट आपकी ये 20,000 मतलब 20,000। आप 100 यूनिट बनाएंगे तो भी 20,000, 500 यूनिट बनाएंगे तो भी 20,000, तो 1000 यूनिट बनाएंगे तो भी 20,000। ये 20,000 रुपये आपका सेट है। यही तो बताया था ऊपर। ये फिक्स कॉस्ट मीन्स कॉस्ट विच टेंड टू रिमाइन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। कितने भी परसेंटेज पर आप काम कर लें, 10% पर काम करें, 80% की कैपेसिटी पर काम करें, 70% की कैपेसिटी पर काम करें, आपकी कॉस्ट उतनी लगेगी। आप 100 यूनिट बनाए, 500 यूनिट बनाए, 1000 यूनिट बनाए, इन टोटालिटी द कॉस्ट वुड बी द सेम। दिस इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो नहीं तो बोलो, क्या बोला मैंने कि आप कितनी भी यूनिट्स बना लो, कॉस्ट आपकी सेम रहनी चाहिए टोटल में। किसमें किसमें किसमें? वो कहलाती है फिक्स कॉस्ट। किसमें? वो कहलाती है। अब कहोगे सर बार बार ये टोटल में क्यों बोल रहे हैं, उसी का तो कमाल है सारा। तो ये जो कॉस्ट है जो टोटल में फिक्स है, सेम है, किसी भी लेवल पर काम कर लो, 2000 बनाओ या 5000 बनाओ या 1000 बनाओ, तो भी आपकी कॉस्ट 20,000 ही आएगी। दिस इज नोन एज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। 1 यूनिट बनाओगे 5 रुपए, 2 यूनिट बनाओगे तो 10 रुपए, 3 यूनिट बनाओगे तो 15 रुपए। टोटल में जो वैरी करे, किसमें वैरी करे? किसमें? किसमें? उधर क्या था? टोटल में क्या कर रही थी? फिक्स थी। और इधर टोटल में वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट। उल्टा है। सुन 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 सुन। जो कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, एक्चुअली मैंने क्या कहा? जो कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, मैंने क्या कहा? बड़ा अजीब लग रहा है, सुनने में ही अजीब लग रहा है। जो कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, बेसिकली वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्योंकि जितने यूनिट्स बढ़ाओगे कॉस्ट उतनी बढ़ेगी, जितने यूनिट्स कम करोगे उतने यूनिट्स कॉस्ट कम होगी, प्रोपोर्शनेटली। इसमें पर यूनिट चेंज होता है लेकिन टोटल फिक्स होता है, इसलिए इसको हम लोग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। अब बात समझ में आई? भाई टोटल में फिक्स है, यूनिट्स बढ़ाओगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, यूनिट्स घटाओगे तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। हाँ या ना? मान लो मैं तुम लोग को यहां पढ़ा रहा हूं, मान लेते हैं ये मैंने रेंट पर लिया हुआ है, मेरे पास केवल एक स्टूडेंट आया। कितना? रेंट मेरा 30,000 है, तो मैं उससे फीस कितनी लूं? हाँ, तुम लोग दांत क्यों दिखा रहे हो? किराया तो लूंगा ना उससे, उसे एक स्टूडेंट से 30,000 ले लूं? हाँ तो करा नहीं। अच्छा, एक स्टूडेंट आया, 30,000 किराया लगा, मैंने उससे 5,000 रुपए लिया, किराया कितना लगा? 2 स्टूडेंट आ गए तो किराया कितना हो जाएगा? 30,000 के बजाय 30,000 ही रहेगा, है कि नहीं? अब वो मेरी कॉस्ट 2 लोगों में बट गई, 15,000 15,000। अगर 3 स्टूडेंट आ गए तो किराया कितना लग जाएगा? 30,000। कॉस्ट मेरी कम हो गई, अब किराया मुझे 10-10 हजार का हो गया तीनों से। अगर 50 स्टूडेंट हो गए तो 600 रुपए पर आ गए। देखो ना, कहां 30,000, कहां 600 पर आ गए। और अगर 100 स्टूडेंट हो गए तो पर स्टूडेंट मेरा किराया 300 रुपए निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएंगी कॉस्ट कम होती जाएगी, जैसे जैसे यूनिट्स कम होती जाएंगी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। यानी पर यूनिट कॉस्ट कम या ज्यादा होगी लेकिन टोटल में फिक्स होगी, तो वो फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट, हमको 5,000 यूनिट का ऑर्डर मिला। कितने यूनिट्स का? 5,000। तो हम जो 5,000 यूनिट्स खरीदेंगे तभी तो बेच पाएंगे, उसमें ज्यादा कमाएंगे
या 1000 यूनिट्स का ऑर्डर मिलेगा तो उसमें ज्यादा कमाएंगे? कमाएंगे किस में ज्यादा? 5,000। खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा भैया, 1000 में तो कम खर्च होगा, तो फायदा किस में ज्यादा होगा? अरे 5000 वाले में ना, वो तो वेरिएबल कॉस्ट है, खरीदना तो पड़ेगा, बेचेंगे भी तो उतना तो फायदा कमाएंगे। अरे भैया पर यूनिट तो हमारा उतना ही पड़ेगा खरीदने पर, किराया थोड़ी ना बढ़ जाएगा। मेरी बात समझे, मेरी बात समझे? अब ज्यादा खरीदो ज्यादा बेचो, किराया उतना ही है, तो जितना ज्यादा खरीद करके जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि वो कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट है, जितनी सेल करोगे उतनी ही कॉस्ट देनी पड़ेगी, उतनी ही यूनिट्स की। अब बात समझ में आई? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है। अगर हमको 5000 का ऑर्डर देना है तो 5000 खरीद करके 5000 बेचना है, 1000 का ऑर्डर है तो 1000 खरीद करके 1000 बेच रहा है, तो जो खरीदने की कॉस्ट है वो उसी हिसाब से कम होगी या बढ़ेगी, वो वेरिएबल कॉस्ट है। वो कौन सी कॉस्ट है? वेरी कर रही है, प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी कर रही है। अब समझ में आई बात? नहीं करोगे प्रोडक्शन, नहीं लगेगा, नहीं पढ़ाएंगे तो किराया जाएगा क्या? हाँ किराया जाएगा, लेकिन असाइनमेंट नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं? बुक्स नहीं देनी पड़ेगी, बिजली का खर्चा कम हो जाएगा। मेरी बात समझना, क्लियर हुआ? तो जो कॉस्ट कम या ज्यादा होती है प्रोडक्शन के हिसाब से वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट ऐसे ठन करके बैठ जाए वो हमारी फिक्स कॉस्ट है। अब समझ में आई बात? चलो, प्रॉब्लम ना इसमें थी ना इसमें थी, प्रॉब्लम जानते हो किस में है? ये है कॉस्ट, ये है यूनिट। जो कॉस्ट ऐसे रहे उसको हम कहते हैं ये फिक्स कॉस्ट है। जो कॉस्ट ऐसे जाए वो कहलाती है और एक और कॉस्ट है जिसके चलने का तरीका है, इतनी यूनिट्स बनाओगे ना तो हम इतने लगेंगे। कितने लगेंगे? इतने, इतना खर्च होंगे। इसके ऊपर अगर यूनिट बढ़ा दिए तो बेटा हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे और इस यूनिट तक हम इतने ही रहेंगे। अगर इस यूनिट के बाहर गए तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं समझे? यानी एक लेवल यहाँ तक काम करोगे, ये यहाँ तक काम करोगे तो मेरी कॉस्ट ये है, इसके बाहर गए तो मेरी कॉस्ट अब यहाँ तक रहेगी और इस लेवल तक ये रहेगा। इसके बाहर गए तो हमारी कॉस्ट फिर बढ़ गई और यहाँ तक ये सेम रहा। हाँ या ना? इसका मतलब अगर जोड़ दिया जाए तो सीढ़ी बन गई। इसी को कहते हैं स्टेप, सीढ़ियाँ, स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये फाउंडेशन का एग्ज़ाम, ये इंटर का एग्ज़ाम, ये फाइनल का एग्ज़ाम कूद जाओ ठीक है ठीक है ना? तो ये कहलाती है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। बेसिकली इस कॉस्ट में दोनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये बढ़ते हुए भी और फिक्स वाला पोर्शन भी। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब इसमें फिक्स कॉस्ट भी होती है प्लस दोनों शामिल होती हैं। इसमें फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। सर ऐसे कैसे फिक्स कॉस्ट? इसमें फिक्स कैसे निकाल लेंगे, वेरिएबल कैसे निकाल लेंगे? देखा जाए, अरे देखा जाए, इसको हम लोग कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यानी इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमारे दो कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अच्छा एक चीज बताओ, सुनना, अगर हम 100 यूनिट्स बना रहे थे, 500 यूनिट्स बना रहे हैं, 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, अगर एक यूनिट पर खर्चा 5 रुपए है तो 100 यूनिट्स पर खर्चा कितना हो जाएगा? 500 यूनिट्स पर कितना हो जाएगा? 2500। और 1000 यूनिट्स पर खर्चा कितना हो जाएगा? हाँ या ना? ये टोटल है।
अगर कॉस्ट पर यूनिट्स निकाली जाए तो केवल 5 रुपए आएगा। हमने कोई नई चीज तो बताई नहीं, और ये हमारी कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितनी है? 1 यूनिट बनाओ तो भी 1000 रुपए, 100 यूनिट्स बनाओ तो भी 1000 रुपए, 500 बनाओ तो भी 1000, और 1000 यूनिट बनाओ तो भी 1000। इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट क्या है? हाँ, 1000 रुपीज 1 यूनिट पर, हाँ 100 यूनिट्स पर 10 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपीज पर यूनिट एंड 1 रुपी पर यूनिट। जैसे से आप प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं कॉस्ट कम होती जा रही है, जैसे से प्रोडक्शन कम करते जा रहे हैं कॉस्ट बढ़ती जा रही है। हम जब भी ध्यान देते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है, मेरी बात ढंग से सुना, बहुत काम की बात है। हम जब भी ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है, जानते हो हम किस चीज को देखते हैं? हम केवल फिक्स पोर्शन को देखते हैं। अगर फिक्स पर यूनिट फिक्स है तो ये कौन सी कॉस्ट है? सोचो, फिक्स है पर यूनिट। और अगर फिक्स है किसमें? टोटल में, तो ये कौन सी कॉस्ट है? अब समझ में आई बात? यानी वेरिएबल भी हम इस चीज से डिसाइड करते हैं पर यूनिट फिक्स है कि नहीं। अजीब नहीं लग रहा? नहीं लग रहा कि वेरिएबल भी इस चीज से डिसाइड हो रहा है कि पर यूनिट फिक्स है या नहीं। अगर पर यूनिट फिक्स है तो वेरिएबल है। अब क्लियर हुआ? अच्छा, अब तुम लोग बताओ ये कौन सी कॉस्ट है? ये हमारी, हाँ अरे बोलो ना, ये हमारी, अरे बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं भाई? मुंह पे ताला क्यों लगा है? वेरिएबल ये है, फिक्स ये है, तो ये क्या है? ये भी वेरिएबल है। अरे लिख देंगे तो तुम लोग सेमी वेरिएबल बोल दोगे, दिमाग है। अरे भाई यूज करो उसको। 16 रुपए यहां भी आया, 16 रुपए यहां भी आया, तो जहां पर यूनिट फिक्स होती है वो क्या होती है? तो बात खत्म है। तुम कंफ्यूज कर रहे थे, तुम लोग फंस रहे हो, मत फंसो। हाँ नहीं फंसे, हम जान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो फंसे ना। अगर हम कहें 500 यूनिट की कॉस्ट है 10,000, ठीक, और 1,000 की कॉस्ट है 15,000। नहीं समझे मेरी बात? अगर हम 500 यूनिट बना रहे हैं तो कितना लग रहा है? और अगर 1,000 यूनिट बना रहे हैं तो कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 15। ये है टोटल कॉस्ट। अगर हम कहें कॉस्ट पर यूनिट निकालो, ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल? अरे बोलो, ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल? ये हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझना, छोटी सी चीज है। वेरिएबल होने के लिए क्या पर यूनिट फिक्स है? नहीं है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। टोटल में फिक्स्ड है, क्या है? टोटल में बराबर है, तो ये फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। अगर पर यूनिट फिक्स होती तो वेरिएबल कॉस्ट होती, टोटल में फिक्स होती तो फिक्स कॉस्ट होती। तो ये कौन सी कॉस्ट है? अब हम इसको कहेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया कैसे? अब कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें? अलग अलग करना है इसमें से, फिक्स अलग करना है, वेरिएबल अलग करना है। कितना कठिन है? नहीं, अरे नहीं है कठिन। देखो 1 मिनट का सवाल है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस तो पढ़े हो ना, बस वही करने जा रहे हैं। हमने कहा कि कॉस्ट पर यूनिट अगर हम मान लें x रुपीस,
कॉस्ट पर यूनिट कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट मान लें टोटो वाई। टोटल में फिक्स कौन सी होती है, फिक्स कॉस्ट। पर यूनिट फिक्स कौन होती है, वेरिएबल कॉस्ट। तो पर यूनिट एक्स मान लिया और फिक्स कॉस्ट टोटल में मान लिया वाई। तो अगर हम 1000 यूनिट्स, ये एक कौन कितने यूनिट बना रहे हैं, 500 यूनिट बना रहे हैं, कितने, और कितनी कॉस्ट लग रही है, 10,000। तो एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट, अच्छा देखो कितने कितने यूनिट्स हैं, 500 यूनिट्स हैं और 1000 यूनिट्स हैं, हाँ या ना। तो ये है 500 यूनिट्स का हिसाब किताब और ये है 1000 यूनिट्स का हिसाब किताब। फिक्स कॉस्ट तो इसमें भी वाई रहेगी, इसमें भी वाई रहेगी, टोटल उतनी ही रहेगी दोनों में। अरे बोलो ना, नहीं समझ में आया, टोटल में तो उतना ही रहेगा वाई, रहेगा ना। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, जितनी यूनिट्स बनाओगे एक यूनिट का दाम x रुपीज है, तो यहां 500 यूनिट बनाए तो 500x लग, एक यूनिट पर x, तो 500 कितने पर कितना, और यहां पर कितना लगेगा 1000x। अरे बोलो ना, यहां टोटल कॉस्ट कितनी थी 500 की, ये थी 10,000, और 1000 की कितनी थी, तो 500 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 10,000 रुपए है और यहां की टोटल कॉस्ट 15,000 रुपए। बन गया ना साइमल्टेनियस इक्वेशन, नहीं बना। अच्छा, माइनस कर दें दोनों को, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर, ये कट, ये आ गया 5000 माइनस में, ये आ गया माइनस में 500x, यस और नो। तो माइनस माइनस अपने आप कट, तो 500x इक्वल टू x इक्वल टू उड़ी बाबा, ये वेरिएबल कॉस्ट है। x का मतलब क्या माना था हम लोगों ने, तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट निकल गई तो फिक्स कॉस्ट निकालना बहुत आसान है। इस वैल्यू को प्लेस कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो y प्लस 500 इंटू 10 इक्वल टू 10,000, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 5,000। तो ये हमारी आ गई फिक्स कॉस्ट, y इक्वल टू। अब अगर इन वैल्यूज को प्लेस कर दें तो मैच करना चाहिए y का भी हिसाब किताब। तो जरा दूसरे फॉर्मूले में रखो, पहले में ही रखो, चलो 5,000 प्लस 500 इंटू 10 इक्वल टू 10,000 आ रहा है क्या, हाँ। दूसरे में रखो 5,000 प्लस 1,000 इंटू 10 इक्वल टू 15,000 आ रहा है क्या, हाँ। हो तो गया, कितना आसान है, नहीं समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और दे दें, अच्छा वो हम जान रहे हैं, नहीं समझ में आई बात, कसम से। गाना है ना, कसम से ओ रब्बा कसम से। अच्छा, हमने बनाई हैं यूनिट्स 3000 एंड 2000। टोटल कॉस्ट है आपकी 18,000 ठीक, ये है आपका। अगर हम कहें क्या ये फिक्स कॉस्ट है, आपका जवाब होगा नहीं। क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया 7.33, और ये कितना आ गया, तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। फिक्स कॉस्ट भी नहीं है क्योंकि टोटल में फिक्स नहीं है, तो ये हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब सेग्रीगेशन की बात आएगी हमेशा, हाउ टू सेग्रीगेट। तो आप कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट x रुपीज और फिक्स कॉस्ट इन टोटो y रुपीज। अरे बोलो ना, तो हमें मालूम है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जरा देखो
कि 3000 यूनिट्स पर और 2000 यूनिट्स पर कितना कितना लगा। जब वेरिएबल कॉस्ट की बात होती है तो जितनी यूनिट्स बनेंगी उतने पर y का x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक यूनिट पर x रुपीस, तो 3000 यूनिट्स पर कितना रुपीस, तो 3000x, और यहां 2000x होगा। अरे बोलो ना। और फिक्स कॉस्ट दोनों में मालूम है y है, तो यहां की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 22,000 3000 की, और इसकी आ जाएगी। तो दो इक्वेशन बन गए ना, माइनस कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसको वैल्यू को रख दो, कहीं पर भी रख दो, किसी भी फॉर्मूले में रख दो। 3000 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू 22,000, यही तो दिया था। तो y इक्वल टू 10,000, ये हमारी कौन सी कॉस्ट है, हो गया आंसर। इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू। लेकिन जानते हो जो भी हम लोगों ने काम किया है ना, सब चौपट है। ये तो मुंह जबानी निकल सकता था, फालतू में इतना टेंशन दिया। ये समझाने का पर्पस था और कोई नहीं, कि समझ लो कैसे कैलकुलेशन होता है। अदरवाइज ये तो क्वेश्चन देखो और आंसर निकालो। जानते हो कैसे, अरे फिक्स कॉस्ट जितनी इसमें होगी उतनी ही इसमें होगी। मेरी बात समझना, अगर 5000 पहले में तो 5000 दूसरे में, 10,000 पहले में तो 10,000 दूसरे में, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो टोटल फिक्स रहती है। तो कॉस्ट में फर्क क्यों आता है, किसके कारण? अरे हाँ भाई, यानी जिम्मेदार कौन, अमर उजाला, ताकि सच जिंदा रहे। है कि नहीं, लिखा रहता था बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में। जब अमर उजाला नया नया आया था इस शहर में, पुरानी बात है, तो लिखा रहता था गन्ने की खेती लेकिन शुगर नहीं, जिम्मेदार कौन, और नीचे लिखा रहता था अमर उजाला, ताकि सच जिंदा रहे। इतनी यूनिवर्सिटीज लेकिन एडमिशन नहीं, जिम्मेदार कौन, बड़ा बड़ा, और नीचे लिखा रहता था अमर उजाला, ताकि सच जिंदा रहे। तो पकड़ लो हम। यहां पर बताओ जिम्मेदार कौन, ये कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं किसके कारण आ रहा है, केवल वेरिएबल कॉस्ट के कारण, हाँ या ना। तो कितनी यूनिट बढ़ने से कितनी कॉस्ट बढ़ गई, हमको ये बता दो। हमको तो ये मालूम पड़ रहा है ना, कितनी यूनिट्स बढ़ने से, सर 1000 यूनिट्स बढ़ने से हमारी कितनी कॉस्ट बढ़ गई, 4000। और ये 1000 यूनिट्स बढ़ने से अगर 4000 कॉस्ट बढ़ रही है, तो एक यूनिट बढ़ने से 4 रुपए ही तो बढ़े। आ तो गए आंसर। काहे के लिए इतनी मगजमारी की थी, नहीं समझे, आ गया। नहीं समझे मेरी बात। आखिर कॉस्ट में घटने और बढ़ने का फैक्टर किसका होता है, वेरिएबल कॉस्ट का। तो हमें मालूम है अगर यूनिट्स चेंज होती हैं तो चेंज केवल वेरिएबल कॉस्ट में होती है, फिक्स कॉस्ट तो रिमाइन कांस्टेंट है। तो अगर 18,000 से 22,000 हुआ है तो 4,000 बढ़ गया। तो कितने यूनिट्स बढ़ने से, 1000 यूनिट से 2000 से 3000 होने से। तो 1000 यूनिट पर अगर 4000 रुपए की इंक्रीमेंट होती है तो एक यूनिट पर 4 रुपए का, वो आंसर आ गया। फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे तुरंत। तो अगर एक यूनिट पर 4 रुपए तो 3000 पर कितना, सर 12,000। तो माइनस कर लो फिक्स कॉस्ट कितना। अगर एक यूनिट पर 4 रुपए तो 2000 पर कितना, 8000। माइनस कर लो कितना, तो ये फिक्स कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपए। मालूम, ये सोचो ना कितना हल्लुक है। नहीं समझे, दिस इज नोन एज सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट। अब कर लोगे, ये तुम लोग को यहां नहीं हर जगह काम आने वाला है। चैप्टर नंबर 1 इज डंडना डंडन। देखते हैं कुछ छूटा ना हो। अच्छा, एक चीज छूटी है, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। हाँ या ना, 2 कॉस्ट और होती हैं। चलो जो छूटा है वो कवर करवा दें। कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट 2 तरह की होती है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। हम ये मटेरियल खरीद रहे हैं, एक यूनिट पर 100 ग्राम मटेरियल लगना चाहिए,
जब मैंने देखा एक्चुअल में यूज़ किया, मतलब मेजरमेंट किया, तो 1 यूनिट पर मेरा 120 ग्राम यूनिट्स लग रहा है। इसका मतलब मटेरियल लग रहा है, इसका मतलब हम 20 ग्राम वेस्ट कर रहे हैं, फालतू का लगा रहे हैं, जो लगना नहीं चाहिए। तो ये कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल? ये अनकंट्रोलेबल नहीं है। कंट्रोल करो मेरे भाई, 100 ग्राम लगना चाहिए, 120 ग्राम क्यों लग रहा है? ये कंट्रोलेबल है, कंट्रोल कर सकते हो, ये मेरे हाथ में है कंट्रोल करना। डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड जमा करना है, क्या रोक सकते हो? टैक्स देना है, क्या रोक सकते हो? ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। मेरे यहां से एम्प्लॉय छोड़ करके नौकरी जा रहे हैं, क्या ये कंट्रोलेबल है? हाँ, नहीं, वो सही बोला, कुछ हद तक हो सकता है हम रोकने की कोशिश किए होते तो रुक जाता, या उसको फैसिलिटेट किए होते तो रुक जाता। जो भी हो, सही पोस्ट देना, जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, रिवॉर्ड्स देना, बोनस देना, या उसको शाबाशी देना, मतलब जो भी समझ लो, इंसेंटिव्स, कैरेट एंड स्टिक वाला सब कुछ, तो अगर रोक सकते थे तो रुक जाता। लेकिन अब वो बीमार है, डॉक्टर ने कहा बेटा तू यहाँ से निकल ले, नहीं तो मर जाएगा इस शहर में, तो हम लाख कोशिश करेंगे तो रुकेगा नहीं, वो अनकंट्रोलेबल है। मेरी बात समझना। उसकी बीवी उसको डेली घर पे मारती है, इस शहर में नहीं रहना, तो अब हम उसको कितना भी पैसा दे दे वो नहीं रुकने वाला, वो डेली लात खाएगा, है कि नहीं? तो ये अरे मजाक नहीं, अनकंट्रोलेबल है, वो सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड रहता है। बच्चों का एडमिशन हो गया दूसरे शहर में, क्या करेंगे इस शहर में? आप मेरी तनख्वाह कितना बढ़ाएंगे, 2-2 जगह किराया कहां से देंगे, वहीं जाकर शिफ्ट हो जा रहे हैं। मेरी बात समझना है, ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। वेस्टेज कंट्रोलेबल भी हो सकता है, अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है। एक्स्ट्रा कॉस्ट कंट्रोलेबल भी हो सकता है, अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है। तो हमें उनको डिवाइड करना पड़ता है। जितनी कंट्रोलेबल है एटलीस्ट उनको तो कंट्रोल करो, अपनी कॉस्ट को तो कम करने की कोशिश करो। अनकंट्रोलेबल तो मेरा बस नहीं है, बाढ़ आ गई, रोक सकते थे क्या? पानी के आगे ऐसे खड़े हो जाते है कि नहीं? नहीं रोक सकते, वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है कि नहीं? अरे मजाक थोड़ी कर रहे हैं। 2 तरह की कॉस्ट होती है नॉर्मलिटी के हिसाब से, नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट वो होती है जो एक्सपेक्ट की जाती है ये लगेगी। एबनॉर्मल कॉस्ट जो बियॉन्ड नॉर्मल जाती है, हो सकता है वो कंट्रोलेबल, हो सकता है अनकंट्रोलेबल, दूसरे कैटेगरी में मत चले जाना। तो जो नॉर्मल से ऊपर की कॉस्ट होती है, जितनी लगनी चाहिए थी उससे ऊपर लगती है, तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट कहलाती है। हम दुकानदार के पास गए, मैंने कहा ये पेन दो, तो उसने इस तरह की 2 पेन दिखाई। चलो क्या दें, तुम लोग भी। उसने हमको ये 2 पेन दिखाई, दोनों एक जैसी है, मान लो कलर मत देखना, दोनों एक जैसी पेन है दोनों। मैंने कहा कितने की है? कहता है ये वाली लोगे ना 10,000 की और ये वाली लोगे ना 12,000 की। मैंने कहा अरे दोनों तो एक ही हैं, ये 10 की क्यों, ये 12 की क्यों? कह रहा है जब ये पेन बन रही थी ना तो लाइट चली गई थी, और जब लाइट चली गई थी तो मिस्त्री आया था, 2,000 रुपये लिया, और वो 2,000 रुपये इसी पेन कर कारण लगा तो हमने ये 12,000 में बना दी। ये वाली ले लो। मैंने कहा भैया तू रख अपने पास 12,000, ये वाली हमको दे दो 10,000 वाली। एक तो खराब है, ऊपर से महंगा है कि नहीं? मैं पेन लेने गया, पेन अंदर से निकाला तो एक पेन थोड़ी सी साइड में हल्की सी डिस्टर्ब थी, तो मैंने पूछा कितने की? कहा ये जो नॉर्मल दिख रही है वो 100 रुपए की है, जो ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी खराब दिख रही है वो 200 की है। मैंने कहा ये क्यों भैया 200 की क्यों है? कह रहे असल में पेन निकली ना खराब हो गई थी, इस पर एक्स्ट्रा मटेरियल लगा, एक्स्ट्रा लेबर लगा, तब जाकर ये पेन बनी, 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो गया, लाओ 200 रुपया। मैंने कहा मती मारी गई है क्या मेरी? अरे वो 100 वाला ही दे दो जो अच्छा दिख रहा है और अच्छा चलेगा। कहने का मतलब वो अब नॉर्मल कॉस्ट है, हाँ है ना, नॉर्मल कॉस्ट से ऊपर लग गई, उसको हम किसी से ऐसे वसूल नहीं सकते। ठीक, लास्ट था ये मैंने कहा था जब आप कॉस्ट शीट पढ़ेंगे उस समय जानेंगे। और अब छूटा है लास्ट में पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मींस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टाइम। किराया क्या होता है? टाइम पर डिपेंड करता है, तो ये फिक्स कॉस्ट है कि नहीं है? किराया फिक्स होता है कि नहीं होता? रेंट फिक्स होता है, मतलब रेंट या किराया एक ही चीज हुई। बिजली नॉर्मली जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वो फिक्स होते ही होते हैं, आप चलाओ ना चलाओ फिक्स चार्ज देना ही देना है।
वो पीरियड कॉस्ट है। इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट, पीरियड पर डिपेंड करता है। लेकिन 1 यूनिट पर इतना लगेगा, 2 यूनिट पर इतना लगेगा, 3 पर इतना लगेगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। बेसिकली ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। बोल सकते हो ना, जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है वो वेरिएबल होता है। इसमें 1 पेन पर 5 रुपए का मटेरियल लगा तो 2 पेन पर 10 का लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कि जो लगना ही लगना है, आप चाहे पेन बनाओ या ना बनाओ, पीरियड पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है। दिस इज नोन एज पीरियड कॉस्ट। कहीं कोई दिक्कत है? दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर, कुछ भी नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत पॉइंट बचे हो रहेंगे, धीरे धीरे वो कवर होंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट सेशन से हम लोग का इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मेन चैप्टर जिसको हम कहते हैं। देखिए कॉस्ट पढ़ने का एक, जैसे टैक्स पढ़ने का एक सिस्टम है, सेक्शन 1 2 3 4 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, समझ में भी आ रहा है, एक कहानी है। उसी तरह कॉस्टिंग में भी हर चीज़ अगर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ी जाए तो एक कहानी की तरह लगेगी। जैसे अगर हम इसके बाद मटेरियल कॉस्ट पढ़ें, उसके बाद हम लोग लेबर कॉस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ओवरहेड कॉस्ट पढ़ेंगे। जब ये 3 खत्म होगा तो क्या टोटल कॉस्ट नहीं निकल जाएगी? और इसको हम लोग कॉस्ट शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कॉस्ट शीट बनाने आ गया तो जॉब एंड बैच कॉस्ट अपने आप आ जाएगा। बोलो ना, इसी का हिस्सा होता है। तो हमारा चैप्टर तो ये 5 तो लाइन बाय लाइन चला। अब जरूरी नहीं कि हर चीज कॉस्ट शीट से निकल जाए। अगर हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड निकालना जान गए हैं, कैलकुलेट करना जान गए हैं, तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज कॉस्ट शीट के थ्रू कॉस्ट निकाली जाए। कॉस्ट निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है, प्रोसेस कॉस्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो सकता है, हाँ या ना, अलग अलग चीजों पर अलग अलग कॉस्ट के मेथड लग सकते हैं कैलकुलेशन के, उनको देखा जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग की बात आती है। किसकी बात आती है? अकाउंटिंग की। तो इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की बात होती है। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल करने की बात आती है, तो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट को देखते हैं। डिसीजन लेने की बात आती है तो मार्जिनल कॉस्ट को ले लेते हैं। फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है तो बजट या बजटरी कंट्रोल्स की बात होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सिस्टम है। अगर हम आपको कहें नहीं सबसे इजी चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, कल से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पढ़ेंगे, सब कुछ छोड़ दो, इंट्रोडक्शन भी छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पढ़ लेते हैं, बड़ा आसान है, तो पढ़ने के लिए तो पढ़ लोगे, समझाने के लिए तो समझा भी देंगे, लेकिन कंसेप्ट कभी जन्म में क्लियर नहीं होंगे। क्यों पढ़ रहे हो? अरे तुमको तो मटेरियल नहीं मालूम, लेबर नहीं मालूम, ओवरहेड नहीं मालूम, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे पढ़ सकते हो? तो हर चीज़ का पढ़ने का एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोग को पढ़ना है, भागने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है ना? नेक्स्ट सेशन में हम लोग मटेरियल कॉस्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।